और ये हमारा जीएस का प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा, तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग को कुछ ज़्यादा ही मदद मिल सके। तो चलिए पहला ही प्रश्न लिखा है कि जल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा। तो जल का रासायनिक सूत्र की यदि बात करें तो ये होता है H2O। क्या होता है? H2O, है ना। तो वही यदि बात करें इनका सूत्र क्या होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये नमक का सूत्र हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि इसका बात करें तो ये ऑक्सीजन है जो कि हमारा वायुमंडल में पाया जाता है, ऑक्सीजन, है ना। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन, O2, ठीक है ना। जो वायु में हम लोग बात करें इसमें रहता है, तो वायु में उपस्थित इनके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के भी जान लेते हैं। जैसे वायु में और भी कुछ घटक होते हैं, तो ये जितने भी चीज़ें दिखाई दे रहा है ना, इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये सारे चीज़, ये कितना होता है? वायु का कुछ घटक होता है। तो वायु के घटक क्या क्या होते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। वायु के घटक नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और मुख्यतः यदि बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, लेकिन हम लोग ये मुख्यतः 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में ज़्यादातर चर्चा करेंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसीलिए हम लोग चुन रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए जो ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण यही कर रहे हैं, है ना। इनकी वजह से इनको भी पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी काम कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इनका यदि बात करें तो प्रतिशत के रूप में 78, और इनका यदि बात करें तो 21% होता है, और इसके साथ ही इनका बात करें 0.03%, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मात्रा कुछ दिखाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोला कि लाल यानी रक्त का लाल रंग किन के उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि बात करें तो लाल रंग जो होता है ना, रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। और लाल किसकी वजह से होता है? तो हम लोग का यहाँ ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन, ग्लूकोज या फिर प्लाज्मा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हेमोग्लोबिन। ये प्लाज्मा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये सारा क्या चीज़ है हम लोग जानते हैं। देखिए क्या है ना कि रक्त जो होता है ये हमारे नलियों में बहने वाला एक संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है ना। अब ये उत्तक क्या होता है? ये उत्तक जो होता है ये प्लाज्मा के होते हैं, और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड यानी तरल होता है, और यही क्या काम करता है? ये अन्य प्रकार की चीज़ों को जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन को अपने साथ ले जाने में मदद करता है। और जैसे कहे ना कि ये सारे कण क्या होता है? प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। कैसे रहते हैं? निलंबित रहते हैं। तो इनके सहायक क्या होता है? जैसे यदि बात करें कि रक्त का जो रंग लाल होता है ये किनकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं को ही हीमोग्लोबिन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है बोले कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन याद रखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन एंड परावर्तन दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराता है और वापस उसी माध्यम में घूम जाए तो ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन कहते हैं मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा है क्या परावर्तन होगा, या फिर विभिन्न माध्यमों में गति का अंतर होगा, या फिर ध्वनि तरंग होंगे, या फिर ऊष्मा होंगे। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं तो प्रकाश की चाल अंतर हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन हमारा यहाँ पे बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश की गति कितनी होती है। तो यदि प्रकाश की गति की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है कि 300 मीटर पर सेकेंड, 3000 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा प्रकाश निर्वात और प्रकाश के चाल की बात करें तो ये हमारा कुछ प्रकाश के चाल के रूप में ये वाला हो जाएगा, है ना, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न लिखा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यहाँ ऑप्शन में हमारा है वृक्क, अकृत, अग्नाशय और त्वचा। यदि ग्रंथि की बात करें, देखिए अंग और ग्रंथि दोनों में अंतर होता है।
अंग की यदि बात करें तो हो जाएगा त्वचा, अंग की बात करें तो त्वचा हो जाएगा। लेकिन यहाँ ग्रंथि की बात हो रही है तो यहाँ आंसर हो जाएगा अकृत। क्या हो जाएंगे? अकृत हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रंथि है ना। और अंग के रूप में यदि बात करें तो अंग में त्वचा आ जाएगा। याद रखेंगे ये बात को, ये ग्रंथि। अभी इसका जो ये प्रश्न का 5 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा अकृत, ठीक है ना। और याद रखेंगे अकृत एक ऐसा ग्रंथि है जिसमें कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, यानी सेल डिवीजन जो होता है ना सबसे ज्यादा होता है, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है अकृत। यानी अकृत का यदि कोई भी पार्ट्स बाई चांस मान लेते हैं ये अकृत कुछ इस प्रकार से ही होते हैं, ठीक है ना। अकृत यदि इस प्रकार से है और बाई चांस यहाँ से मैंने कट गया है और कट गया मैंने इसको पार्ट्स अलग हो गया है ना, तो ये कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अपना पार्ट्स अपने आकार में ले आएगा। यानी सेल डिवीजन इतना ज्यादा होता है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है। यानी पौधे में भोजन जो बनता है, आप लोग याद रखिएगा, ये मान लेते हैं ये हमारा कुछ पौधे हैं। अब ये पौधे को भोजन कौन बनाने के लिए उपयोग कौन करेगा, तो आप लोग जानते होंगे कि ये सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा और उसके बाद ही ये खाना बना पाएगा। तो ये सूर्य के प्रकाश से ही केवल खाना बना लेता है क्या? नहीं, इनमें क्या होता है, कुछ और भी चीजें होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पौधे में भोजन कहाँ बनता है, तो क्या जड़ में बनता है, तना में बनता है, पत्तियों में बनता है या फिर बीज में बनता है। ये सभी में से कौन सा आंसर जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सिर्फ पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों को कहा जाता है खाना का फैक्ट्री, है ना। पेड़ों में जो कहते हैं ना, पेड़ों में पत्तियों को फूड फैक्ट्री भी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी कि रसोई घर के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या इसमें क्रियाकलाप क्या होता है, तो यहाँ इनके जो जड़ें होते हैं ना, जड़ों से यानी कि मिट्टी से क्या होता है, यहाँ से जल एवं खनिज लवण लेते हैं और धीरे धीरे करके ये जाइलम के माध्यम से यहाँ पत्ते तक पहुँचते हैं और पत्ते में सूर्य का प्रकाश लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना ये खाना तैयार कर फ्लोएम के माध्यम से ये पूरे के पूरे शरीर में फैला देते हैं। क्लियर है। यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि जल को जमीन से ले जाने वाले नलिका का नाम क्या होता है, तो जाइलम। और खाना बनाने के बाद सभी अंगों तक फैलाने वाले जो अंग यानी कि नलिकाएं होते हैं तो ये फ्लोएम हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे अब यहाँ पे याद रखेंगे पत्तियों में ही खाना क्यों बनता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। यानी कि क्लोरोफिल होने की वजह से ये क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। चलिए, हम लोग का कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है प्रकाश संश्लेषण क्या है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है बल की इकाई क्या है। बल की इकाई क्या है, तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है, वोल्ट, न्यूटन, एम्पियर एंड वाट। तो इसका सही आंसर जाएगा न्यूटन, क्योंकि बल का खोज किसने किया, न्यूटन ने किया। और न्यूटन ने अपने ही नाम पे बल का मात्रक भी न्यूटन रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई ऑप्शन है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। देखिए क्या विद्युत धारा की यदि बात करें तो ये हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का क्या था, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूटन, रॉबर्ट हुक, आइंस्टीन या फिर चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हम लोग यदि देखें तो इसका सही आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा सही आंसर, रॉबर्ट हुक। यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, याद होगा आप लोग का, 1665 ईस्वी में किया था, जो कि एक मृत कोशिका की खोज किए थे। और जीवित कोशिका की खोज करने वाले एंटन वन लीवेनहॉक, याद रखेंगे, एंटन वन लीवेनहॉक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आप लोग याद रखेंगे पाचन तंत्र हमारा यहाँ मुख्य यानी वक्कल कैविटी से शुरू होता है और ये वक्कल कैविटी से होते हुए ये हमारे आहार नाल के माध्यम से होते हुए ये हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, अकृत, यज्ञाशय, पित्ताशय, ये सारे के सारे भाग उसके अंतर्गत में आते हैं। लेकिन यदि यहाँ बात करें सबसे बड़ी भाग की, तो यहाँ क्या है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और अकृत। इसमें सबसे लंबी भाग यदि बात करें तो सबसे लंबी भाग की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ कहेंगे सर छोटी आंत होगी, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई जो होती है ना, कुंडलित होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा होते हैं, है ना। कुंडलित होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई सबसे ज्यादा। यानी बात करें किस आहार नाल की सबसे ज्यादा लंबी जो होती है वो छोटी आंत की होती है। क्लियर है।
और याद रखेंगे छोटी आंत में ही संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में, बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण, पूर्ण अवशोषण बड़ी आंत में होता है। आज रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे यकृत है, अमाशय है, अमाशय में कुछ बातें होती हैं जिससे अमाशय से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे यहाँ से भोजन के जो नाल होते हैं इस प्रकार से जब आते हैं तो यहाँ से आने के बाद इसमें क्या होता है, जठर रस निकलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो HCl जो होता है बहुत ही ज्यादा प्रभावशील अम्ल होते हैं जिनको प्रभाव से बचाने के लिए यहाँ पे एक नाम सेलेस्मा नामक एक ग्रंथि बनते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि HCl से बचाने वाले हमारे यकृत में, सॉरी हमारे अमाशय में कौन सा ग्रंथि पैदा होता है, याद रखना श्लेष्मा ग्रंथि। कौन सा? श्लेष्मा ग्रंथि, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि जल में घुलने वाली गैस कौन सी है। जल में घुलने वाली कौन सी गैस है, तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सबसे ज्यादा घुलने वाला जो गैस है ऑक्सीजन है, और यही ऑक्सीजन का उपयोग जल में रहने वाले जलीय जीव क्या करते हैं, इन्हीं ऑक्सीजन का उपयोग कर वो जिंदा रहते हैं, है ना। तो याद रखेंगे जलीय जीव में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या ना जल में घुलने की वजह से होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जल में घुलने वाला जो गैस होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है बोला कि हड्डियां किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, ग्लूकोज या फिर आयरन। तो अभी बात करें कि हड्डियां किसकी बनी होती है, तो हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। आने की बात करें तो कैल्शियम से हड्डियां बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं यानी कि यह विकसित बच्चे में हड्डियां कितने होते हैं, या फिर बोल सके ऐसे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है ना। तो उसमें यदि बात करें तो उस समय हम लोग कह सकते हैं 300 से ज़्यादा होती हैं हड्डियाँ, लेकिन वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होगी वो 206 होती है, ठीक है ना। और सबसे मजबूत हड्डी भी जानते होंगे और सबसे कमजोर हड्डी यदि जानते हैं तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है और सबसे कमजोर हड्डी। और ये उपास्थि किसे कहते हैं इसे भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि उपास्थि किसे कहेंगे, है ना। ये उपास्थि का मतलब क्या होता है इसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ताकि हम समझ पाएँ आप लोग क्या क्या जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हम इस प्रकार के भी वीडियो आप लोग के सामने बना दें। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कोशिका का मस्तिष्क, ऊर्जा गृह, या फिर निर्माण केंद्र, या फिर रक्त वाहक। तो यदि बात करें कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कि ये क्या करता है ग्लूकोज का विखंडन करता है, और ग्लूकोज के विखंडन कर यानी कि ADP के रूप में बनाते हैं। आप लोग यहाँ समझिएगा ADP के, और एक फास्फोरस और लेते हैं और बनाते हैं ATP, जिसे हम लोग एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये ATP के रूप में ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, और इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग जब कुछ दिन तक आप मान लेते हैं कुछ समय तक खाना नहीं खाते हैं उस समय भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जल शुद्ध करने यानी कि जल शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बोला है कि घनीकरण, वाष्पीकरण, यासवन या फिर संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का यासवन विधि, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा यासवन विधि। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फोटोसिंथेसिस, है ना। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आप लोग के भी प्रश्न में आ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलती है। तो हमने अभी जस्ट बताए थे, पेड़ पौधे के बारे में भी बता रहे थे कि जब प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है तो यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलता है। आप लोग याद रखेंगे जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के क्रम में यदि बात करें सबसे ज्यादा बाहर निकलने वाला गैस होता है O2। और इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ये शोषण के क्रम में ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन उतना मात्रा में नहीं लेते जितना कि वो बाहर निकालते हैं, है ना। तो जिस वजह से क्या होता है ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलता है, O2 गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और उम्मीद है ये प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। यदि हेल्पफुल